हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत आप सभी का दीपक ट्यूटोरियल्स में। चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करी, यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसका मतलब, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो दोनों इक्वेशन थी, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, अवकलित वेग समीकरण और समाकलित वेग समीकरण, उन दोनों को डिराइव कर लिया था। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो हाफ टाइम होता है किसी भी रिएक्शन का, हाफ टाइम अर्धयुगाल, उसके बारे में बात करी। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ टाइम की जो इक्वेशन थी उसको भी हम लोगों ने डिराइव कर लिया था और उस पर एक न्यूमेरिकल भी सोल्व किया ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। उसी तरीके से हम आज की इस क्लास में, लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज की इस क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रीवियस क्लास में थी जीरो ऑर्डर, आज की क्लास में है फर्स्ट ऑर्डर। वो थी शून्य कोटि अभिक्रिया और ये है प्रथम कोटि अभिक्रिया। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इतना अवश्य बता दूं कि जो आपका चैप्टर चल रहा है अभी केमिकल काइनेटिक्स, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद में एक टॉपिक जो हमने किया था स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया की रस समीकरण वृत्ति, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन पूरे चैप्टर का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को बड़े ही ध्यान से समझ लिया तो 12th का जो आपका एग्जाम होगा, बोर्ड का एग्जाम, उसके अंदर आप लोगों के 2 से 3 नंबर पक्के एकदम से बन जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर आता ही आता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। तो मैं जैसा कि आप लोगों से हर बार रिक्वेस्ट करता हूं, आज मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से ये कि अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप सभी लोग वीडियोस को पॉज कीजिए और अपनी नोटबुक और पेन लेकर के आइए ही आइए। और जो भी चीज मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं वो सारी की सारी आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि आज की ये क्लास जितनी भी देर की होगी सारी की सारी आप लोगों की इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर 1 घंटे की क्लास हुई आज तो इस 1 घंटे के अंदर आप लोगों के 12th के एग्जाम के 2 नंबर पक्के एकदम बन जाएंगे। ठीक है, तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी आज की क्लास का टॉपिक, जिसका नाम हमने दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। वो क्या थी, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर ऐसी है जिसके अंदर रिएक्शन का रेट, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसमें कितना चेंज आ रहा है, उस चेंज की जीरो पावर पे अगर डिपेंड करती है तो वो जीरो ऑर्डर होती है। और अगर कोई रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग आ रही है उसकी पावर 1 पे डिपेंड करती है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप लोग सबसे पहले कोई एक रिएक्शन ये देखिए कि ए मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है। अब से आप लोगों का पूरा फोकस, जब तक ये लेक्चर चल रहा है, जब तक ये क्लास चल रही है, पूरा फोकस आप लोगों का एकदम से यही होना चाहिए। तो देखो, ये मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, यानी कि जब टाइम 0 था, तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, क्या आप लोगों के पास में प्रोडक्ट कुछ बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी 0, और इस ए की कंसंट्रेशन मैंने मान ली रिएक्टेंट की स्मॉल है। बोलो, क्लियर है ये बात? समझ में आ गई अच्छे से? जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई, when T is not equals to 0, तो इस प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन बन जाएगी। और वो कितनी बन गई? मान लो X। तो ये X बनी कब? जब इस A में से X माइनस हो गई तभी तो बनी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रिएक्टेंट की स्टार्टिंग जो कंसंट्रेशन है वो लेके रखी है 100%। कितनी? 100%। ये कितना बना? 0%। ठीक है, कुछ टाइम बाद जब ये बन गया 20%,
कितना 20%। तो x की वैल्यू कितनी है 20। तो 20 बनेगा कब, जब 100 में से 20 माइनस होगा तभी तो 20 बनेगा। तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा 80, और वो 80 आएगा कैसे, जब मैं यहाँ पे लिखूंगा a माइनस एक्स। तो ये आपको एक परफॉर्मा जो मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी, अभी मैंने समझा दिया है कि किस प्रकार से ये वैल्यूज हम लोगों ने लिखी है। ठीक है बात। रिएक्टेंट की स्टार्टिंग कंसंट्रेशन A, प्रोडक्ट की 0, टी टाइम बाद कुछ भी टाइम हो सकते हैं, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अक्ष बन जाएगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाएगी A माइनस अक्ष। यानी कि मैं ये बोलूं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज कितना आ गया, अभिकारक की जो सांद्रता थी ये थी, उसमें चेंज कितना आ गया, तो A माइनस एक्स इतना चेंज आ गया। अगर मान लो स्टार्टिंग की 100% थी तो अभी कितनी रहेगी 80, 100 माइनस 20, तो ये चेंज है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज कितना आ रहा है A माइनस एक्स। अब आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन, उसके लिए हम ये चीज लिख सकते हैं। अभी अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा dx अपॉन dt, वो डिपेंड करेगा इस कंसंट्रेशन की चेंज की पावर 0 पे। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई तो वो इसकी पावर 1 पे डिपेंड करेगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुई तो इसकी पावर 3rd पे डिपेंड करेगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को अच्छे से? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? अब यहां तक अगर डाउट नहीं है तो इस चीज को तो आप रख दीजिए साइड में, इसी से अपन आगे का अपना सारा काम करने वाले हैं। ठीक है बात। अपन अगर पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हमको करना क्या है, हमको मीन समझना है पहली बात कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। तो मैंने बता दिया आप लोगों को, वापस बोल दे रहा हूं, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसकी चेंज होने की दर पे डिपेंड करता है, वो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन डिराइव करेंगे, अवकलित वेग समीकरण, फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यानी कि समाकलित वेग समीकरण डिराइव करेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसके हाफ टाइम पीरियड की, अर्धायुकाल की। ठीक है। तो अभी अपने मेन टॉपिक आज की क्लास का जो है उस पे हम लोग आ रहे हैं इसके बाद में। ठीक है। तो अभी आप लोग अपनी पूरी नजरें बोर्ड के ऊपर रखिएगा। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग। मैं यहां पे लिख सकता हूं कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन का रेट है dx अपॉन dt, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग है A माइनस एक्स उसकी पावर 1 पे डिपेंड करेगा। और पावर 1 का मतलब वो A माइनस एक्स बन गया। इज इट क्लियर? dx अपॉन dt रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है A माइनस एक्स, यानी कि कंसंट्रेशन है जो रिएक्टेंट की उसकी चेंजिंग में। समझ में आ गई बात? अभी हम लोग ये लिख सकते हैं कि dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k1। बोलो रेट कांस्टेंट आएगा k, मैंने यहाँ पे k1 लगा दिया बिकॉज ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और k1 के आगे मैं यहाँ पे लिख दूंगा A माइनस एक्स। ये स्टेप आई होगा आप लोगों को क्लियर होगा। देखो कोई भी डेरिवेशन है उसको आप लोगों को रटना नहीं है, डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को अपने आप से आती चली जाएगी। आप लोग केवल जो मैं स्टेप बता रहा हूं उनको फॉलो करते चलिए। तो पहला स्टेप हो गया, देन सेकंड स्टेप हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस dt और इस a माइनस एक्स को आपस में पक्षांतरित करवा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे एक दूसरे को। ठीक है। तो ये a माइनस एक्स यहां और ये dt यहां, तो ये अपने पास बन जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k1 dt। ये अपने पास एक आ गई, इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 तक का जो खेल था, आई होप आप सभी लोगों को भी क्लियर होगा। सबसे पहले dx अपॉन dt जो रेट है रिएक्शन का वो डिपेंड करेगा a माइनस एक्स पे, जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है उसमें। जब ये साइन हटाएंगे वो रेट कांस्टेंट आ गया a k1, इसको और इसको आपस में चेंज कर दिया तो ये चीज आ गई।
ये इक्वेशन नंबर 1 क्या है? तो ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन, अवकलित वेग समीकरण। यहां से हम लोग इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं कर सकते, और अगर हम लोगों को रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करनी होगी। बोलो क्लियर है बात? तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा? ठीक है, मतलब समाकलन। हम लोग समीकरण नंबर 1 का समाकलन कर रहे हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे? dx अपॉन dt दोनों तरफ कर देंगे समाकलन। k1 तो आपका क्या है बोलो? कांस्टेंट है, बाहर पड़ा रहेगा, और इधर हम लोग लिख देंगे dt। बोलो समाकलन कर रहे हैं हम लोग। अभी आप लोग जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उनको ये बात आई हो पता है, और जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ने भी 11th के अंदर फिजिक्स में बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़ रहे हैं। आपको पता है इस कंडीशन में हम लोग इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ चर समान नहीं है। ठीक है बात? तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ चर समान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? माना कि हम लोग एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या अप्लाई करते हैं? सॉरी, dx अपॉन a माइनस एक्स। यहां पे क्या आएगा? a माइनस एक्स। ठीक है, dx अपॉन dt में कोई दिक्कत नहीं थी, अभी मैंने लिख दिया। ये देखो dx अपॉन a माइनस एक्स। तो इसका जब समाकलन नहीं होगा तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मेरे को क्या करने पड़ेंगे? चर समान करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं एक कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं। वो कंडीशन ये है, माना a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू t, कैपिटल T। कैपिटल T मान लिया इसलिए बिकॉज इस t और इस t में आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो मैंने a माइनस एक्स को t के इक्वल मान लिया, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बात? यहां तक स्टेप क्लियर है आप लोगों को? अभी हम क्या करेंगे? हम इक्वेशन नंबर 2 का, मैं हर स्टेप यहां पे लिख नहीं पाऊंगा जैसे मैंने अभी यहां पे लिखा, ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन का समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। वैसे ही अभी जो हम करने वाले हैं वो मैं आपको बोल के बता दे रहा हूं, यहां पे लिखूंगा नहीं बिकॉज बोर्ड पे अपने पास स्पेस नहीं रहेगा। तो मैं ये बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 का, समीकरण नंबर 2 का t के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट ऑफ t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? देखो a की जगह 0, ठीक है, माइनस इस x का बन जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू यहां पे 1। तो ये मैंने इस इक्वेशन का क्या कर दिया? इस t के साथ में, इस t के सापेक्ष में अवकलन कर दिया। अभी क्या होगा? इस dt को अगर मैं इधर भेजूं तो माइनस dx इज इक्वल्स टू dt, और dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। बोलो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। भाई क्या बचेगा? देखो माइनस dx इज इक्वल टू dt आएगा, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस dt। ये निकाल लिया आप लोगों ने वैल्यू, dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब हम लोग क्या करेंगे? dx की वैल्यू यहां रख देंगे और a माइनस एक्स की वैल्यू यहां रख देंगे। ठीक है, अगर और ज्यादा इजी काम करना है आप लोगों को तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। इक्वेशन बनाना तो हमारे हाथ में है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे कि a माइनस एक्स तथा dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, तो देखो इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग क्या लिखेंगे? dx की वैल्यू क्या है? माइनस dt, कैपिटल T आएगा। छोटी मोटी मिस्टेक्स अगर हो रही है तो आप लोग भी, मैं भी चेक करता चल रहा हूं, आप लोग भी इसको देखते हुए चलिएगा आराम से। तो dx की वैल्यू माइनस dt,
dx की जगह लिख दूंगा मैं, तो माइनस dt अपॉन a माइनस x की जगह t, तो ये t, तो अभी ऊपर नीचे चर सेम है, समाकलन बड़े ही इजीली से हो जाएगा, इज इक्वल्स टू k1 dt, तो ये k1 dt, ये लीजिए। इतनी बात क्लियर आप लोगों को? यहां तक कोई समस्या नहीं है? अभी हम लोग आराम से जो इंटीग्रेशन है उसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो यहां से जो स्टेप हम उसको ऊपर लिखने जा रहा हूं, ठीक है? देखो dt अपॉन t, तो dx अपॉन x का समाकलन क्या बनता है बताओ? dx अपॉन x का समाकलन बनता है log x, और log आप लोग ध्यान रखिएगा, ये log का यहाँ पे जो बेस होता है वो 10 होता है। इसी की तरह अपने पास एक ln भी होता है, इसका बेस होता है e, तो ln x भी लिख सकता हूं मैं। तो इसी प्रकार से dt अपॉन t क्या बन जाएगा? ln t, और माइनस dt अपॉन t क्या बन जाएगा? माइनस ln t। समझ में आ गई बात? ये ही अपन को करना है, बाकी ये नॉर्मल समाकलन है, आप लोगों को सबको आता होगा। तो माइनस dt अपॉन t का मैंने लिख दिया माइनस ln t, ठीक है बात, इज इक्वल्स टू k1, इस dt का t बन जा रहा है, तो t प्लस c, ये c क्या आ गया? तो ये c आ गया समाकलन स्थिरांक, ठीक है, जैसा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी आया था। अभी हम लोगों को c की वैल्यू निकालनी है, अभी हम लोगों को क्या करनी है? c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू निकालने के लिए कुछ कंडीशंस रखेंगे अपन। कंडीशन क्या रखेंगे? वही कंडीशन जो लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने रखी थी, ठीक है? when t इज इक्वल्स टू 0, अब बताओ जब यहां पर t की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो जब t की वैल्यू 0, देन x इज इक्वल्स टू 0। बोलो क्लियर ये बात? समझ में आ गई अच्छे से? कोई डाउट नहीं आप लोगों को? इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 हम लोग बना चुके हैं, तो इसको मैं बोल दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है? अभी हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल T की वैल्यू, स्मॉल t की वैल्यू, देखो स्मॉल t की वैल्यू कितनी है? 0 है। स्मॉल t की वैल्यू तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, लेकिन क्या x की वैल्यू लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि x की टर्म्स है नहीं ऊपर वाली इक्वेशन में। तो x की टर्म कैसे आएगी? जब कैपिटल T की वैल्यू में a माइनस x लिख दूंगा तो ऊपर वाली इक्वेशन में x भी आ जाएगा। तो कैपिटल T की वैल्यू और स्मॉल t की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में रखने जा रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखिए आप लोग, क्या बनेगा? माइनस ln, इस t की जगह क्या लिख दूंगा मैं? a माइनस x लिख दूंगा, तो a माइनस x इज इक्वल्स टू k1, और इस t की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो 0 प्लस c। बोलो समझ में आ गई ये बात आप लोगों को अच्छे से? अब आप लोग ये देखिए कि x की वैल्यू कितनी है। मैं यहाँ पे ये लिख दूं, इस t की जगह मैं t लिख दूं, चलो पहले ये लीजिए, माइनस ln t की जगह आ गया a माइनस x, k1t प्लस c। अब इस t की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0, ये दोनों वैल्यू जब यहां रखेंगे तो k1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू 0 बन गई, ये वैल्यू 0 बन गई, और इस x की वैल्यू 0, तो a में से जब 0 माइनस करेंगे तो a बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ln a इज इक्वल्स टू c। तो बताओ c की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। तो ये सब कुछ हमने काम क्यों किया? c की वैल्यू निकालने के लिए किया, ठीक है? तो c की वैल्यू आ गई माइनस ln a, ठीक है? अब आप लोग आगे का स्टेप देखिएगा, आगे क्या होता है? इस c की जो वैल्यू है, इस c की वैल्यू, ठीक है, इस c की वैल्यू को हम लोग वापस किस में रखेंगे? इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। तो कैपिटल T व c की वैल्यू, हम कैपिटल T की वैल्यू रखेंगे और c की भी वैल्यू रखेंगे, किसमें? इन इक्वेशन 4। ये लीजिए इक्वेशन 4 में आप लोग वैल्यू रख दीजिए। तो बताओ कैपिटल T की वैल्यू क्या है? a माइनस x है,
तो हम क्या लिखेंगे, माइनस ln a माइनस x इज इक्वल्स टू k1t और प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आई, माइनस ln a, तो ये मैं यहां लिख दूंगा माइनस ln a। यहां तक आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। अभी आप लोग देखिए, ये ln की टर्म्स, ये ln की टर्म्स, तो दोनों को एक तरफ कर लेंगे। तो इस वाले ln को जब मैं इधर लाऊंगा तो माइनस से प्लस में आके क्या बन जाएगा, ln a माइनस ln a माइनस x इज इक्वल्स टू k1t। ठीक है, अब आप लोगों ने इतना जरूर पढ़ा होगा कि log m माइनस n को log m बट्टा n लिख सकते हैं। तो ln a माइनस x इसको हम लोग लिख देंगे ln a अपॉन a माइनस x इज इक्वल्स टू k1t। ठीक है, और जब आप लोग ln को यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे लिख दूं मैं, देखो जब आप ln को log में चेंज करते हो तो 2.303 log, यहां पे ln का बेस e है, यहां पे log का बेस 10 है, ये आता है। तो इस ln को मैं log में चेंज कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा 2.303 log a अपॉन a माइनस x इज इक्वल्स टू k1t। और यहां जब आप लोगों को k की वैल्यू निकालनी है तो k1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t। ये t मल्टीप्लाई में था, यहां पे डिवाइड में आ जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। ये लीजिए, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। और ये इक्वेशन आप लोगों को मैं बोल रहा हूं आनी ही चाहिए। इसको 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, जितनी रैंकिंग आप लोगों को देनी है उतनी दे दीजिए आप लोग। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये है, जो आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर पक्का पक्का दिलवाने की कैपेसिटी रखती है, अगर आप लोगों को ये इक्वेशन आती है तो ये इक्वेशन आई कैसे, उसको डिराइव हम लोगों ने कर लिया। अभी इस इक्वेशन से यूज या न्यूमेरिकल हम लोग कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। लेकिन पहले आप लोग एक बार वापस से देख लीजिए कि हम लोगों ने कैसे कैसे किया है। तो ये कोई रिएक्शन थी, ए से प्रोडक्ट बना, जब T0 था तब इसकी कंसंट्रेशन इतनी, और इसकी 0, जब T0 के इक्वल नहीं था तो ये x बन गया, तो ये a माइनस x बन गया। यहां तक क्लियर है बात। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा कि जो रेट है रिएक्शन का dx अपॉन dt वो डिपेंड करेगा a माइनस x पे। जब ये साइन हटाऊंगा तो रेट कांस्टेंट k बना जाएगा, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k1 a माइनस x और dt दोनों को चेंज कर देंगे, तो dx अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू k1 dt। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, अवकलित वेग समीकरण। यहां से क्या हम लोग रेट कांस्टेंट k की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो k की वैल्यू निकालने के लिए, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लाते हैं। तो इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करने पर ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा, dx अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू k1 dt। ये लीजिए, k1 कांस्टेंट था, बाहर रह गया, dt अंदर चला गया। अब समाकलन करना है। अब जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, जिनको आता है समाकलन करना, वो तो बड़े इजीली कर लेंगे, और जो बेचारे मेरी तरह कई बायोलॉजी के स्टूडेंट है, वो देखिए कि ऊपर और नीचे चर समान नहीं होने के कारण इसका समाकलन नहीं किया जा सकता। तो समाकलन करने के लिए हमको चर समान बनाने पड़ेंगे। चर समान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है कि a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, ये मैंने मान लिया। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। इस इक्वेशन नंबर थर्ड का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो a का चर 0 बन गया, माइनस एक्स का बन गया माइनस dx अपॉन dt, ठीक है, और t के सापेक्ष कर रहे थे तो ये बन गया 1। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई dx की वैल्यू माइनस dt। अब हम क्या करेंगे, dx की वैल्यू और इसकी a माइनस एक्स की वैल्यू, दोनों की दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे।
तो dx की जगह क्या बन जाएगा, dx की जगह बन जाएगा माइनस dt, ये dx की वैल्यू माइनस dt, और a माइनस x की जगह t, तो माइनस dt अपॉन t इज इक्वल टू k1 dt। बोलो समझ में आ गई ये बात इतनी आप लोगों को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे इतना काम। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि dx अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है या ln x होता है, तो माइनस dt अपॉन t का क्या बन जाएगा, माइनस ln t, k1 कांस्टेंट है पड़ा रहेगा, और dt का इंटीग्रेशन ये t आ गया प्लस साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया c। ठीक है बात, c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए एक कंडीशन अप्लाई करते हैं हम लोग कि जब t की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, ये दोनों की दोनों वैल्यू हम लोगों को इस इक्वेशन में रखनी है, लेकिन इस इक्वेशन में t तो है x है नहीं, तो पहले t की वैल्यू रखेंगे हम लोग। तो t की वैल्यू a माइनस x, तो माइनस ln t की जगह a माइनस x k1 t प्लस c। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू और x की वैल्यू रख देंगे, तो x की जगह 0, तो a माइनस 0 a, तो माइनस ln a इज इक्वल टू t 0 है, इसको इसे मल्टीप्लाई किया 0 बन गया इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू आ गई माइनस ln a। बोलो समझ में आ गई ये बात। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस c की वैल्यू को, ये जो c की वैल्यू थी माइनस ln a, इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे, और साथ में इस कैपिटल T की वैल्यू को भी रख देंगे। तो t व c की वैल्यू को इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर, तो देखो t की जगह a माइनस x, तो माइनस ln a माइनस x इज इक्वल टू k1t, c की जगह माइनस ln a, ये ln दोनों सेम वेक्टर है, दोनों को एक तरफ ले आओ, तो ये ln a जब इधर आएगा प्लस में बनेगा, तो ln a माइनस x इज इक्वल टू k1t log a माइनस b, a अपॉन b होता है, तो ln a अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू k1t। ln को जब log में चेंज किया तो 2.303 log a अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू k1t। यहां से अपन को रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है k की, तो ये t जो मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ जाएगा, तो k1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। ये a क्या है, तो ये a है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमेशा 100 होती है, तो इस a की वैल्यू आप लोग हमेशा कितनी रखोगे, 100। ये है a जो हम लोगों ने कितना माना था, 100 माना था। ठीक है बात, ये बोल रहे हैं कि 20 मिनट बाद जो अभिकारक था, जो रिएक्टेंट था, उसकी सांद्रता 20% खर्च हो गई, 20% खर्च हो गई, मतलब 20% क्या बन गया, उत्पाद। तो ये a माइनस x क्या है, t समय बाद बचने वाली सांद्रता, तो 20 मिनट बाद मतलब t की वैल्यू 20 लिख देंगे, और कितनी सांद्रता बची, वो बच जाएगा a माइनस x। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन और ये t टाइम के बाद बचने वाली कंसंट्रेशन। इस इक्वेशन को, मेरा वापस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस इक्वेशन को आप लोग अगर डेरिवेशन समझ में आ गई तो आप लोग डिराइव कर लीजिए, हर बार आपको डिराइव करनी ना पड़े, उससे बेटर है आप लोग इस इक्वेशन को याद कर लीजिए। k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। समझ में आ गई ये बात। इस इक्वेशन से किस प्रकार से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो आप लोग देखिए, पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। इससे हम लोग रेट कांस्टेंट k की वैल्यू जो है वो पता कर सकते हैं। इतना आपको समझदार हो कि इस t और k को आपस में चेंज किया जा सकता है। जैसे अगर मैं t यहां लिखूं तो ये k यहां आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, वापिस बोल रहा हूं मैं, यहां से न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा। तो मैं आपको इक्वेशन ये दे रहा हूं कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो कि 10
मिनट में कितनी कंप्लीट हो जाती है, तो मैं बोल दूं 20%। 10 मिनट के अंदर वो 20% कंप्लीट हो गई तो उस रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। इस टाइप से आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी। कोई भी आपको एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे देगा और ये पूछेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतने टाइम में इतने परसेंट पूरी हो रही है, तो इतने परसेंट पूरी होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10 मिनट में 20% पूरी हो रही है, तो 50% पूरी होने में कितना टाइम लगेगा। अब आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और ए वाली वैल्यू भी कांस्टेंट है। ये हमेशा कितनी लेनी है आपको, 100। ए माइनस एक्स क्या बोल रहे हैं, कितना चेंज आ जाएगा कंसंट्रेशन में। जैसे ये बोल रहे हैं कि 50% कंप्लीट होने में, तो 50% कंप्लीट होने में मतलब ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50% तो पूरी हो गई, तो इसकी वैल्यू आ गई 50। तो ये तीन वैल्यूज तो आपको दी जाएगी। अब आप लोगों को क्या करेगा, या तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे करके टाइम पूछ लेगा, या टाइम दे करके रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेगा। दो में से कोई एक चीज पूछ सकता है। अगर टाइम पूछ रहा है तो आपको के की वैल्यू देगा, और के की वैल्यू नहीं देगा तो आपको टाइम पूछेगा। ठीक है, बात दोनों तरीके से एक ही बात है। तो यहां पे पूछ क्या रहा है कि जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगी तो टाइम कितना लगेगा, यानी कि हम लोगों को टी जो है वो निकालना है। अगर हम लोगों को टी निकालना है तो के की वैल्यू पता होनी चाहिए। के की वैल्यू हम लोगों को दी गई है क्या, नहीं दी गई। इसलिए हम लोगों को ऊपर एक और स्टेटमेंट दिया गया है जहां से हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे। ये बोल रहे हैं कि 10 मिनट में 20% पूरी हो गई, तो टाइम दे दिया। इस टाइम से पहले हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे, तो के वापिस इधर और टी वापिस इधर। ऊपर वाले स्टेटमेंट से पहले के की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो वैल्यू यहां रखेंगे और टी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log 100 बट्टा, देखो टी की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं 10 मिनट, क्योंकि इसने दे रखा है यहाँ पे 10 मिनट, तो टाइम है 10 मिनट। 10 मिनट में पूरी कितनी हो गई, 20%। रिएक्टेंट हम लोगों ने स्टार्टिंग में कितना लिया था, ए, उसमें से पूरा कितना हो गया 20%, बच कितना गया 80%। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 80। बोलो समझ में आ गई ये बात अच्छे से आप लोगों को, यहां तक कोई डाउट है। अभी इसको काट दूं 4 और 5, ये बच गया log 5/4। तो log m अपॉन n को log m माइनस n लिखा जा सकता है। वही कुछ करेंगे हम यहाँ पे, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 10 log 5 माइनस 4, log 5 माइनस log 4, ठीक है, log m माइनस log n, 5 माइनस 4। अभी log 5 की वैल्यू कितनी होती है, तो log 5 की वैल्यू होती है 0.6989 और log 4 की वैल्यू होती है 0.6020। तो देखो k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 10 इंटू में log 5 की वैल्यू 0.6989 माइनस 0.6020। वैल्यूज जो है log की, log 1 से लेकर के log 10 तक की वैल्यू आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। बाकी अगर कोई वैल्यू आएगी तो आप लोगों को एग्जाम में दे दी जाएगी, तो आप लोगों की बुक में आपको मिल जाएगी, याद कर लेना। बाकी इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक टेबल दे दूंगा जिसमें log 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यूज रहेगी, जो आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 10 इंटू
9 माइनस 0 9, 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 0 9, 6 माइनस 6 0। तो ये वैल्यू आ गई किसकी? आप चाहो तो इसको पूरा सोल्व कर लो, आप चाहो तो केवल इतने से काम चला लो। अभी ये पूछ रहा है कि जब रिएक्शन 50% पूरी हो जाएगी तो कितना टाइम लगेगा, और टाइम अगर आप लोगों को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन ये वाली वैल्यू आ गई अपनी, k की वैल्यू यहां पे लिख देंगे log a तो कितना मानेंगे 100, और ये बोल रहे 50% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, तो 50% पूरा होने का मतलब 50% बच गई कंसंट्रेशन, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 50 इन 2 आ गया। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, तो k की वैल्यू यहां रख दो, पूरे को सोल्व कर लो, आपका कितना टाइम लगेगा इसके अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। बोलो ये बात समझ में आई अच्छे से? कोई डाउट है यहां तक आप लोगों को? कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतने टाइम में अगर इतने परसेंट पूरी हो रही है तो इतने परसेंट पूरी होने में कितना टाइम लगेगा, ये आप लोगों को निकालना दिया जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। तो आप लोग कैसे करते हैं समझ में आ गया? पहले स्टेटमेंट से आप लोग k की वैल्यू निकाल लो, k की वैल्यू दूसरे स्टेटमेंट में रखो और t की वैल्यू निकाल लो। इसको आप लोग आगे वैल्यूज रख करके सोल्व आउट कर लेना। कैसे निकलता है वो तरीका मैंने बता दिया। अभी अगर इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिए। अभी आगे और बहुत कुछ बातें हमको इस टॉपिक पे करनी है, तो इसको आप लोग पहले नोट कीजिए। और अपन देखते हैं कुछ हाफ टाइम पे, यानी कि अर्ध आयु काल पे। हाफ टाइम क्या होता है? जब रिएक्शन आधी पूरी हो जाए, यानी कि 50% रिएक्टेंट बचे 50% प्रोडक्ट बचे, तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि जब t की वैल्यू t हाफ होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी a/2, क्योंकि a अगर अपने 100 लिया था a/2 50, x भी 50 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अभी आप लोग देखिए कि t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस x। ये आपकी क्या है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहां पे ये दोनों वैल्यूज हम लोग लिखेंगे, तो देखो क्या बन जाना है, t हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस a/2, ठीक है। और a माइनस a/2 कितना होता है? a/2 होएगा भाई। a को 1 मान लो, 1 में से जब आधा जाएगा आधा बच जाएगा, तो a में से जब a/2 जाएगा a/2 बच जाएगा, तो t हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log a अपॉन a/2, log a अपॉन a/2। ये क्या बन जाएगा? t हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log ये दो ऊपर, तो 2a अपॉन a से a कट गया तो log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है आप लोग जानते हो 0.3010। ये log की वैल्यू है, ये log की वैल्यू आप यहां रख दो, ये बन जाएगा t हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन k। और जब आप लोग इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.693 बट्टा k। तो ये किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ टाइम होता है। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ टाइम कितना होता है? 0.693 बट्टा k। k यहाँ पे क्या है? रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप लोगों को पता है
तो आप लोग ये बता सकते हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी। टी हाफ क्या है, किसी रिएक्शन को 50% पूरा होने में कितना टाइम लगता है, तो 0.693 बटा के ये लीजिए, के की वैल्यू रख दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अभी जो मैंने आपको ये वाली इक्वेशन बताई थी, यहां से भी न्यूमेरिकल बनता है। अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतने समय में इतने परसेंट पूरी हो रही है, तो इतना पूरी होने में कितना परसेंट टाइम लगेगा, वो आप लोगों को पता करना दिया जा सकता है, और हाफ टाइम भी निकालना आप लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है, कैसे दिया जाएगा, उस पे न्यूमेरिकल कैसे होता है वो भी हम लोग देखते हैं। पहले इसको आप लोग नोट कीजिए कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 20 मिनट में कितनी पूरी हो गई, 80%। 20 मिनट में 80% पूरी हो गई, तो इस रिएक्शन का हाफ टाइम कैलकुलेट करो, या फिर ये रिएक्शन 50% पूरी कब हुई थी वो टाइम पता करो। तो अब आप लोग इतना दिमाग लगा सकते हो कि जब रिएक्शन 80% पूरी हुई तो उसको 20 मिनट लगा। पहले रिएक्शन 5%, 10%, 20, 30, 50, 60, 80, 100 ऐसे पूरी होती है। 80% पूरी होने में अगर 20 मिनट लग रहा है, तो 50% पूरी होने में 20 मिनट से तो कम टाइम लगा होगा। हम लोगों को अगर टी हाफ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 0.693 बटा के ये लीजिए, वैल्यू लिख देंगे अपन, के की वैल्यू निकालो। तो के की वैल्यू के लिए 2.303 बट्टा टी log a अपॉन a माइनस x। मैंने आप लोगों को क्या कहा कि पहले स्टेटमेंट से आप लोग के की वैल्यू निकाल लोगे, तो क्या बोल रहे हैं कि टी 20 मिनट में 80% पूरी हो गई, तो टी की जगह 20 मिनट, ए की जगह 100। ए तो होती है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स होती है फाइनल। तो अगर 100 में से 80% पूरी हो गई, तो बताओ बच कितनी गई, 20। 20 से इसको डिवाइड कर दो 5 बार, और log 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है, log 5 की वैल्यू 0.6989 बट्टा 20। ये लीजिए, ये के की वैल्यू आ गई। तो इस के की वैल्यू को हम लोग यहां लिख देंगे, बोलो ठीक है। तो टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बट्टा 2.303 इंटू 0.6989 बट्टा 20। ठीक है, अब सारी वैल्यूज हम लोगों ने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इन सबको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा कि टी हाफ जो है वो कितना आएगा, और जितना भी आएगा वो 20 मिनट से हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। तो आप चाहे ये निकालो इतने परसेंट रिएक्शन कितने टाइम में पूरी हुई है, या फिर इस रिएक्शन का हाफ टाइम क्या है, सबके अंदर आपको के की वैल्यू जो है वो लिखनी पड़ेगी। और के की वैल्यू के लिए आप लोगों को एक स्टेटमेंट ऐसा जरूर दिया जाएगा कि कोई रिएक्शन इतनी परसेंट पूरी हुई तो उसको इतना टाइम लगा, उससे आप लोग के की वैल्यू क्या करोगे, निकाल लोगे। बोलो ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। बात रही इसको सोल्व करने की, तरीका मैंने बता दिया, अभी कैलकुलेशन है, आप लोग सोल्व कर लीजिए। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल हम लोग इस पे ही बेस्ड देखते हैं। तो पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी उसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लिया, उसका जो हाफ टाइम था उसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लिया, और हमने ये पता लगा लिया कि सभी के अंदर हम लोगों को के की वैल्यू चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब आप लोग एक न्यूमेरिकल ये देखिए कि प्रूव करने वाले सवाल आते हैं कई बार। प्रूव कीजिए कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक बार ऐसे मेरी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख रहा हूं ओनली, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये प्रूव करना है आपको कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जब वो 90% पूरी हुई थी तो उसको जो टाइम लगा था, यानी टी 90%, आगे परसेंटेज का मतलब कितने परसेंट पूरा होने में लगा टाइम। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
जब 90% पूरी हुई तो उसको जो टाइम लगा वो उसके हाफ टाइम का 3.3 गुना था। ये लैंग्वेज फ्लो में आपके लिए क्वेश्चन आता है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ये भी सिद्ध कीजिए कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा टाइम समय उसके अर्ध आयु काल का 3.3 गुना होता है। यानी कि प्रूव कीजिए कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 90% कंप्लीट होने में लगा टाइम उसके हाफ टाइम पीरियड का 3.3 टाइम्स होता है। तो t 90% इक्वल होगा किसके? इसके। ठीक है बात, ये समझ में आ गई। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि t 90% इज इक्वल्स टू t हाफ, सॉरी t 90% अपॉन t हाफ इज इक्वल्स टू 3.3। बोलो बात एक ही है, दोनों कैसे भी लिख दें बात एक ही है। अभी हम लोग ये देखते हैं कि t हाफ तो अपने पास में है, कितना होता है 0.693 बटा के। हम लोगों को t 90% निकालना है, तो t 90% कैसे निकालेंगे? 2.303 बटा के log a अपॉन a माइनस x। ठीक है, t 90% इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के log a की वैल्यू 100। जब रिएक्शन 90% पूरी हो गई तो बच गई कितनी? 10। 10 से 100 को काट दो 10 बार और log 10 की वैल्यू 1 को इसे मल्टीप्लाई करो, इतना रखने रहेगा। तो t 90% इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के। ये आ गया 90% पूरी होने में लगा टाइम। अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम रहने वाली है, दोनों वैल्यूज को यहां रख दो। तो देखो t 90% की जगह क्या रखेंगे? 2.303 बट्टा के बट्टा t हाफ की वैल्यू कितनी होती है? 0.693 बट्टा के से के को काट दो तो ये बच गया 2.303 बट्टा 0.693। इस पॉइंट से ये पॉइंट काटा। अब 2303 में जब 693 का डिवाइड करोगे आंसर आएगा 3.3। तो इसमें तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, केवल इतना आता है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए किसी रिएक्शन के इतना कंप्लीट होने में लगा टाइम उसके हाफ टाइम का इतना होता है। तो दोनों को डिवाइड करके ये वाली वैल्यू आपको प्रूव करनी है। ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू पता करनी है। के से के कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाना है। वापिस जाने से पहले मैं ये चीज बोल रहा हूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप लोगों के लिए 12th क्लास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर आपने वीडियो देखा आपको नहीं समझ में आया वापिस से प्ले कीजिए, देखिए। ये केवल मैं मेरे व्यू बढ़ाने के लिए आपको नहीं बोल रहा, इससे पहले मैंने आज तक कभी भी आपको इतना फोर्स करके नहीं बोला है। ठीक है, आप लोग चाहो तो वीडियो को ऑफलाइन कर लो, उसके बाद देख लो। मेरा व्यू बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है और ना मैं व्यू बढ़ाने के लिए आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूं। ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बड़े ही ध्यान से टॉपिक को तैयार कीजिए। आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, केवल एक छोटा सा टॉपिक और बच गया आपके केमिकल काइनेटिक्स का, जो अगली क्लास के अंदर पूरा हो जाएगा। अभी आज की क्लास यहीं तक होगी। जाने से पहले मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देके जा रहा हूं 2-3, जो आप लोग सॉल्व करोगे और कमेंट के अंदर मेरे को उसका आंसर बताओगे। तो देखो, पहला तो क्वेश्चन ये है जिसमें आपको आंसर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं दे रहा हूं। आपको प्रूव करना है कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर जब 99.9% पूरी हो जाएगी तो जो टाइम लगेगा वो 10 गुना होगा उसके t हाफ का। ये प्रूव करना है। किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 99.9% पूरा होने में लगा टाइम उसके हाफ टाइम का 10 गुना होता है। ठीक है बात। एक मैं आपको ये दे रहा हूं सेकंड क्वेश्चन, ये आप लोग मेरे को बताओगे कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि
10 मिनट के अंदर आप लोगों की मैं बोलूं 40% पूरी हो गई, तो इस रिएक्शन का जो हाफ टाइम है वो आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ये दो क्वेश्चन आप लोग करोगे, ये तो प्रूव का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग मेरे को कमेंट के अंदर बताओगे। अभी आप ये देखिए कि 10 मिनट के अंदर अगर 40% पूरी हो गई तो हाफ टाइम का मतलब 50% पूरी होने में जो टाइम लगेगा वो 10 मिनट से तो क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा। जितना भी आएगा आप लोग मेरे को कमेंट में बताओगे। और वापिस एक बार जाने से पहले निवेदन है मेरा आप लोगों से, इस टॉपिक को आप लोग बड़े अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा 12th में। ठीक है, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।